एक कॉन्सेप्ट, जीरो कंफ्यूजन, फुल एग्जाम क्लैरिटी। चलिए आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। नमस्कार लर्नर्स, एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड कोर्स 501 ब्लॉक 3 के एक बहुत ही जरूरी यूनिट पर बात करने वाले हैं। जी, यूनिट 9, वंचित बच्चों की शिक्षा। ये टॉपिक सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसकी परतें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। डीएसएसएसबी, पीआरटी और केवीएस जैसे एग्जाम्स के लिए ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि एक पूरी सोच है। अच्छा, सवाल सीधे सीधे इक्विटी, इंक्लूजन और संवैधानिक अधिकारों से पूछे जाते हैं। तो आज हम सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे बल्कि इस पूरे सफर को समझेंगे कि कैसे एक बच्चा जो सिस्टम के हाशिए पर है उसे क्लासरूम के केंद्र में लाया जाता है। आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया सर, वंचित। यहीं से मेरा पहला सवाल शुरू होता है। इस शब्द का असल मतलब क्या है? और इससे जुड़े दो और शब्द हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, समानता और समता, मतलब इक्वालिटी और इक्विटी। इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है ना? बहुत ही अच्छा सवाल है और यही से हमारे आज के सफर की नींव रखी जाती है। देखिए, इक्वालिटी यानी समानता का मतलब है सबको एक ही चीज देना, सबको एक जैसा। हाँ, मान लीजिए एक दीवार के पार मैच हो रहा है और 3 अलग-अलग हाइट के लोग उसे देखना चाहते हैं। ठीक है। समानता के नाते आपने तीनों को 1-1 फुट का स्टूल दे दिया। हाँ, तो इसमें जो सबसे लंबा है वो तो आराम से देख लेगा। हाँ। जो मीडियम हाइट का है शायद वो भी देख ले। शायद। लेकिन जो सबसे छोटा है उसके लिए तो वो 1 फुट का स्टूल किसी काम का नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर इक्विटी यानी समता का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। इक्विटी कहती है कि सबको एक जैसा स्टूल मत दो, जरूरत के हिसाब से दो। सबसे लंबे वाले को शायद स्टूल की जरूरत ही नहीं है। सही है। अच्छा, तो इक्विटी का मतलब ये हुआ। मैं हमेशा इन दोनों शब्दों को एक ही समझती थी। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। बिल्कुल। इसका मतलब हमें हर बच्चे को एक ही चश्मे से नहीं देखना है, बल्कि हर बच्चे के लिए सही नंबर का चश्मा बनाना है। कमाल है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। एक टीचर के तौर पर आपके सारे फैसले इसी एक सोच पर टिके होंगे। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने यूईई यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का लक्ष्य रखा। यूईई, हाँ, इसके बारे में पढ़ा है। इसके 2 बड़े लक्ष्य हैं, एक्सेस और रिटेंशन। पर ये किताबी शब्द लगते हैं, असल में इनका क्या मतलब है? इन्हें 2 पड़ावों की तरह समझिए। पहला पड़ाव है एक्सेस यानी पहुंच। इसका सीधा मतलब है कि हर बच्चे के नाम का दाखिला स्कूल के रजिस्टर में होना चाहिए। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। इसके लिए सरकार ने नियम बनाया कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होगा, ताकि दूरी किसी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट न बने। बिल्कुल। ठीक है, तो एक्सेस का मतलब हुआ बच्चे को स्कूल के दरवाजे तक ले आना। लेकिन सिर्फ एडमिशन करा देना तो काफी नहीं है, बच्चे स्कूल में टिकते भी तो नहीं है। और यहीं पर दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल पड़ाव आता है, रिटेंशन, ठहराव। हाँ। इसका मकसद है कि जो बच्चा स्कूल के दरवाजे के अंदर आ गया वो 8वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई पूरी करके ही निकले। बिल्कुल। बीच में स्कूल ना छोड़े। बिल्कुल, जिसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं, उसे रोकना ही रिटेंशन का असली लक्ष्य है। ये मिड डे मील, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, ये सब योजनाएं बच्चों को स्कूल में रोक कर रखने के लिए ही बनाई गई हैं। अच्छा। एक्सेस और रिटेंशन जब मिलते हैं तभी यूईई का सपना पूरा होता है। अब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के चुंबक हैं। सही शब्द है, चुंबक। एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के बच्चों की बात करें तो उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं? हाँ, आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को छुआ है। देखिए, कानून ने तो छुआछूत को खत्म कर दिया, पर वो समाज के और स्कूलों के दिमाग से पूरी तरह नहीं गई है। स्कूलों में एक अनकहा सिलेबस या हिडन करिकुलम आज भी चलता है। हिडन करिकुलम, ये क्या होता है? ये किसी किताब में तो नहीं होता होगा? नहीं, ये किसी किताब में नहीं लिखा होता। ये वो नजरें हैं, वो इशारे हैं जो एक बच्चे को महसूस कराते हैं कि वो बाकियों जैसा नहीं है। मतलब? जब टीचर जानबूझकर कुछ बच्चों से ही क्लास की सफाई करवाए या पानी भरवाए, जब मिड डे मील के वक्त उन्हें अलग बिठाया जाए, तो वो टीचर बिना कुछ बोले उन्हें उनकी जगह दिखा रहा होता है। यही हिडन करिकुलम है और ये किताबी ज्ञान से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बच्चे के आत्मसम्मान पर चोट करता है। बिल्कुल। ये सुनकर ही बहुत तकलीफ होती है। क्या इस सामाजिक भेदभाव को तोड़ने का कोई सफल तरीका है, कोई मॉडल जिसने काम किया हो? हाँ, बिल्कुल है, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का नली कली मॉडल। नली कली का मतलब है खेलते गाते सीखना।
ये एक जॉयफुल और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का तरीका है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर ये एक भेदभाव को कैसे तोड़ता है? इसकी सबसे खास बात है इसकी रणनीति, मल्टी लेवल लर्निंग ग्रुप्स। मल्टी लेवल? हाँ, इसमें क्लास 1, 2 और 3 के बच्चों को एक साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में बिठाकर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। अच्छा, अलग अलग क्लास के बच्चे एक साथ? जी। जब अलग अलग उम्र और अलग अलग जातियों के बच्चे एक साथ मिलकर कोई मॉडल बनाते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो उनके बीच की सामाजिक दीवारें अपने आप ढह जाती हैं। वो एक दूसरे को उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके नाम से जानने लगते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। हाँ, ये सामाजिक दूरियों को कम करता है। लेकिन क्या हो जब दूरी सामाजिक नहीं बल्कि असल में भौगोलिक हो? मतलब? मेरा मतलब एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय के बच्चों से है, जो अक्सर दूर दराज के जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। हाँ, उनके लिए तो स्कूल तक पहुंचना ही पहली चुनौती होगी। बिल्कुल। एसटी समुदाय के बच्चों की दिक्कतें एकदम अलग हैं। उनकी मुश्किलें उनकी लोकेशन और उनके रहन सहन के तरीके से जुड़ी हुई हैं। हमारा संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है कि सरकार उनके शैक्षिक हितों का ध्यान रखेगी, पर जमीनी हकीकत क्या है? क्या है? पहली चुनौती भाषा है। बच्चा घर में जो बोली बोलता है और स्कूल की किताब की जो हिंदी या अंग्रेजी है, वो दो अलग दुनिया है। बिल्कुल। दूसरी चुनौती उनका घुमंतु जीवन। कई परिवार काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो बच्चे की पढ़ाई टूट जाती है। और गरीबी के कारण बाल मजदूरी तो है ही। वो तो है ही। इसी सोच से निकले आश्रम स्कूल। आश्रम स्कूल? ये आवासीय विद्यालय यानी रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, जहां बच्चों के रहने, खाने और पढ़ने तीनों का इंतजाम होता है। अच्छा। इससे उनके परिवार के पलायन का असर उनकी पढ़ाई पर नहीं पड़ता। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। आश्रम स्कूल का कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन क्या इससे ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से और ज्यादा कट नहीं जाते? एक तरफ हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनके लिए अलग स्कूल बना रहे हैं। इसमें एक विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा है। देखिए, आदर्श स्थिति तो यही है कि हर बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़े। जी। लेकिन जब भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाएं इतनी बड़ी हों, तो आश्रम स्कूल एक जरूरी कदम बन जाते हैं। एक तरह से ब्रिज की तरह। बिल्कुल। इन्हें एक ब्रिज की तरह देखा जाता है, जो बच्चों को शिक्षा की दुनिया से जोड़ता है। और इन स्कूलों में कोशिश की जाती है कि पढ़ाई को उनकी अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए, उनकी अपनी भाषा में किताबें तैयार की जाएं, ताकि वे अपनी जड़ों से भी ना कटे। सही कहा। समझ गए। तो ये एक प्रैक्टिकल समाधान है। अब एक और समूह की बात करते हैं, CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उनके लिए हमारे सिस्टम में क्या व्यवस्था है? CWSN के लिए हमारे सिस्टम का जो नजरिया है वो एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरा है। अब हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है। जीरो रिजेक्शन मतलब किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। कोई भी स्कूल किसी बच्चे को उसकी विकलांगता के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। पहले सिस्टम कहता था, अगर तुम हमारे मापदंडों में फिट नहीं होते तो तुम बाहर हो। अब सिस्टम को कहना पड़ता है, अगर बच्चा मेरे सिस्टम में फिट नहीं हो रहा तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद को बदल दूं और बच्चे के लायक बनूं। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। हाँ, इसका कानूनी आधार पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सर्व शिक्षा अभियान में इन बच्चों के लिए और क्या खास प्रावधान है? एग्जाम में से जुड़े सवाल आ सकते हैं। हाँ, जरूर आते हैं। सबसे पहले हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए सहायक जरूरतों जैसे कि उपकरण या थेरेपी के लिए प्रति वर्ष 1200 रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। 1200 रुपए प्रति वर्ष? जी। इसके अलावा सर्वे करके ऐसे बच्चों की पहचान की जाती है, उन्हें व्हील चेयर, सुनने की मशीन जैसे उपकरण दिए जाते हैं। स्कूलों में रैंप बनाए जाते हैं ताकि व्हील चेयर से आने वाले बच्चे भी क्लास तक पहुंच सकें। अच्छा, बैरियर फ्री एक्सेस। बिल्कुल। और तो और परीक्षा में उन्हें लिखने के लिए एक स्क्राइब यानी सहायक और अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। ये तो बहुत व्यापक है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो इतने दूर दराज और छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, जहां 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बनाना भी मुमकिन नहीं है? उनके लिए भी सोचा गया है। इसके लिए EGS और AIE जैसी स्कीमें हैं। EGS यानी एजुकेशन गारंटी स्कीम। EGS? मैंने एक बार राजस्थान के एक EGS सेंटर का दौरा किया था। अच्छा। एक पेड़ के नीचे बस 12 बच्चे और एक गुरुजी थे। उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई फैंसी चार्ट नहीं थे, लेकिन उन बच्चों की आंखों में जो सीखने की चमक थी वो मैंने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं देखी।
तब मुझे समझ आया कि एक्सेस का असली मतलब क्या होता है। सिर्फ 12 बच्चे? तो क्या ईजीएस खोलने के लिए बच्चों की संख्या की कोई शर्त है? हाँ, और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। मैदानी इलाकों में कम से कम 15 बच्चे 15? और पहाड़ी या दूर दराज के इलाकों में कम से कम 10 बच्चे होने पर एक ईजीएस सेंटर खोला जा सकता है। ठीक है, 15 और 10। मकसद है कि शिक्षा हर हाल में हर बच्चे तक पहुंचे। ये सब तो बच्चों के लिए हुआ, पर इन सब अलग अलग तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को भी तो बहुत जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल। क्या उनके लिए कोई सिस्टम है? बिल्कुल है। टीचर्स के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। पिरामिड? सबसे नीचे स्कूल के टीचर्स हैं। अगर उन्हें कोई अकादमिक मुश्किल आती है तो वो अपने क्लस्टर लेवल पर बने सीआरसी से मदद लेते हैं। सीआरसी मतलब क्लस्टर रिसोर्स सेंटर? हाँ, अगर वहां बात नहीं बनती तो मामला ब्लॉक लेवल पर बीआरसी पर जाता है और सबसे ऊपर जिले के एक्सपर्ट्स डीआईटी में बैठे हैं। डीआईटी मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जी, तो कोई भी टीचर अकेला महसूस न करे, इसके लिए ये पूरा ढांचा बनाया गया है। और इस ढांचे में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? मैंने इड्यूसैट के बारे में सुना है। टेक्नोलॉजी आज के दौर में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, खासकर दूरियों को कम करने में, और इड्यूसैट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, 2004 में इसरो ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया। सिर्फ शिक्षा के लिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मकसद था कि डिस्टेंस लर्निंग के जरिए बेहतरीन लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल को भारत के कोने-कोने में गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। सर, हमने इतनी सारी अलग-अलग चुनौतियों और उनके समाधानों पर बात की। इन सबको एक धागे में पिरोने वाला एक शब्द है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका असली मतलब क्या है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा इन सब प्रयासों का दिल है। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, एक पूरी फिलॉसफी है। यूनेस्को कहता है कि ये विविधता को अपनाने और बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन को कम करने की प्रक्रिया है। अच्छा। 1994 का सैलामंका स्टेटमेंट इस दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है। सैलामंका स्टेटमेंट? जी, इसका मूल सिद्धांत ये है कि बच्चे को सिस्टम के लिए नहीं बदलना है, बल्कि सिस्टम को हर एक बच्चे की जरूरत के हिसाब से बदलना है। और ये सिर्फ सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये हर उस बच्चे के लिए है जो किसी भी वजह से, चाहे वो जाति हो, भाषा हो, गरीबी हो या कोई विकलांगता, पीछे छूट सकता है। इंक्लूसिव क्लासरूम एक छोटे समाज की तरह होता है, जहां हर तरह के बच्चे एक साथ सीखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। ये सस्ता भी है और सामाजिक सद्भाव भी बढ़ाता है। अंत में, क्या आप बच्चों के अधिकारों को मजबूती देने वाले कुछ जरूरी संवैधानिक आर्टिकल्स बता सकते हैं जो हमें एक नागरिक और एक भावी शिक्षक के तौर पे पता होने ही चाहिए? जरूर, ये हमारे संविधान की आत्मा है। सबसे पहले आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। हाँ, जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। फिर है आर्टिकल 24, जो बच्चों से खतरनाक कामों में मजदूरी करवाने पर रोक लगाता है। आर्टिकल 46, जो एससी और एसटी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। और आर्टिकल 15 किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। और इन सब की रक्षा के लिए, इन सब अधिकारों की रक्षा के लिए 2007 में NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की स्थापना भी की गई। ठीक है, चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैं कुछ कीवर्ड्स बोलूंगा, आप उनका मतलब बताइएगा जो हमने आज चर्चा की। तैयार? जी बिल्कुल। इक्विटी, जरूरत के हिसाब से सहायता, वो स्टूल वाला उदाहरण। नलिकली, कर्नाटका का जॉयफुल लर्निंग मॉडल जो भेदभाव को तोड़ता है। CWSN ग्रांट, 1200 रुपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष। EGS के लिए बच्चों की संख्या, मैदानी इलाके में 15 और पहाड़ी इलाके में 10। EDUSAT, 2004 में इसरो का एजुकेशनल सैटेलाइट। शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A। बहुत बढ़िया। याद रखिए, एक शिक्षक के रूप में सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि हर बच्चे के लिए एक्सेस, रिटेंशन और सबसे बढ़कर इंक्लूजन सुनिश्चित करना है। जब आप अपनी क्लास में जाएंगी तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको सिर्फ एग्जाम पास करने में नहीं, बल्कि एक बेहतर और संवेदनशील शिक्षक बनने में मदद करेंगे। आज की इस बातचीत ने वाकई इस टॉपिक को एक नई गहराई दी है। ये सिर्फ नीतियां और आंकड़े नहीं है, ये लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है। और आप उस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है। हमने आज बात की कि सिस्टम को बच्चे के लिए कैसे बदलना चाहिए। जी। पर एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। जब ये बच्चे अपनी तमाम विविधताओं के साथ सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो उस सिस्टम को कैसे बदलते हैं?
ये बच्चे हमें, हमारे समाज को और हमारे स्कूलों को क्या सिखा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।